नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री की भूमिका अदा कर रहे हैं। एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री को जो अभी मौजूदा हालात हैं देश के, उसमें जो भूमिका अदा करनी चाहिए, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो सब कर रहे हैं। ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? ये सवाल तो उठना ही नहीं चाहिए। अगर हमारे प्रधानमंत्री सारे काम वैसे कर रहे होते जैसे कि इस सूरत हाल में किसी प्रधानमंत्री से अपेक्षा की जाती है, तो फिर ये कोई प्रश्न ना उठता। लेकिन साफ तौर पर अगर ये नहीं हो रहा है और सवाल खड़े हो रहे हैं, तो यही है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूक कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं बल्कि हर जगह चूक कर रहे हैं। आप देखिए कि इस समय वो कर क्या रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनकी सरकार क्या कर रही है और उनकी पार्टी क्या कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी गुजरात का 2 दिन का दौरा किया। 2 दिन उन्होंने रोड शो किया, रैली की। ऐसे समय में जब किसी प्रधानमंत्री को दिल्ली में मौजूद रहकर सारे सुरक्षा के उपायों पर गौर करना चाहिए, आगे की रणनीति बनाने में वक्त लगाना चाहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं खुफिया जानकारी के ज़रिए या मित्र देशों से जो जानकारियां मिल रही हैं, उनको प्रोसेस करके आगे की रणनीति पर काम करना चाहिए। पाकिस्तान के साथ अगर अमेरिका बातचीत के लिए फोर्स करेगा तो उसके लिए हमारी क्या रणनीति होगी। अगर बात करनी ही पड़ी तो क्या बात होगी, कैसे बात होगी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पर विचार करने के लिए, मंथन के लिए। फिर जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में समर्थन न मिलने से प्रधानमंत्री की, उनकी सरकार की थू-थू हुई है, उसको कैसे पीछे छोड़ते हुए नई रणनीति बनाई जाए। क्या प्रधानमंत्री ऐसा कुछ करते दिख रहे हैं? क्या वो ये जो सबक मिले हैं पाकिस्तान पर हमले के बाद कि चीन ने कैसे पाकिस्तान को हथियार, लड़ाकू विमान दिए, मिसाइल दी, और जिनकी वजह से ये संघर्ष दूसरे तरह से ख़त्म हुआ, जिसमें ऐसा लगता है कि भारत जीता या नहीं। कहीं पाकिस्तान ने तो कोई बढ़त हासिल नहीं कर ली। बहुत कन्फ्लिक्टिंग खबरें आ रही। हम दावा चाहे जो भी कर लें, एक भारतीय होने के नाते तो हम यही कहेंगे कि हम जीत गए। हमारे सेना के पराक्रम पर तो कोई सवाल उठाने का मकसद ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। लेकिन आगे के लिए सीख लेने के लिए ये ज़रूरी है कि वस्तुनिष्ठ ढंग से, यथार्थपरक ढंग से स्थितियों का विश्लेषण किया जाए, युद्ध का कि खोया पाया की का विश्लेषण करके और आगे की रणनीति बनाई जाए, जिसमें चीन भी एक बड़ा फैक्टर आ गया है। तो उसको भी ध्यान में रखकर अब पूरी रणनीति, युद्ध नीति को दोबारा से बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। वो अब इस पर ज़बरदस्त तरीके से काम होना चाहिए। कूटनैतिक स्तर पर जो हमारी विफलता रही है, उसके लिए क्या नए ढंग से किया जाए, इस पर होना चाहिए। कुल मिलाकर ये कि इस परिस्थिति में होना ये चाहिए कि प्रधानमंत्री दिल्ली में पैर जमा कर बैठते और दिन रात बैठक के ज़रिए अपनी पूरी रणनीति और कूटनीति को आकार देते। लेकिन वो ये नहीं कर रहे। वो गुजरात जा रहे हैं, वहाँ रोड शो कर रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं। वो बिहार जा रहे हैं, जहाँ रोड शो और रैलियाँ करेंगे। अगर उन्हें रोड शो ही करना था तो पहलगाम जाकर करते, जहाँ पर आतंकवादियों ने हमला किया है और जिसके बारे में, कश्मीर के बारे में आप कहते हैं कि अब वहाँ शांति, अमन सब कायम हो गया है, सब कुछ ठीक ठाक है। वहाँ रैली करते तो एक जवाब मिलता पाकिस्तान को, आतंकवादियों को।
या अगर वहाँ नहीं जाना था तो पुंछ जाकर रैली कर लेते, जहाँ पर हमारे तकरीबन 30 लोग मारे गए हैं पाकिस्तानी गोलाबारी में। कम से कम उनको हिम्मत और हौसला मिलता। इन दोनों जगहों पर आप न गए और न आपके जाने का कोई प्लान है, जबकि राहुल गांधी दोनों जगह का दौरा करके आ गए हैं। एक विपक्ष के नेता होने के नाते उन्होंने अपनी तरफ से जो उनकी जिम्मेदारी बनती थी वो पूरी की। लेकिन बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जिम्मेदारी बनती थी उसका क्या होगा? आप कहेंगे कि जाना तो उन्हें मणिपुर भी चाहिए था, लेकिन आज तक नहीं गए। चलिए मणिपुर का मान लेते हैं कि उसका कोई अंतर्राष्ट्रीय विवाद नहीं है, उसके कोई इंटरनेशनल रिपरकशंस नहीं है, वहाँ कोई दुश्मन पाकिस्तान या चीन वहाँ उस तरह से सीधे तौर पर इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन यहाँ तो सीधे सीधे जंग हो रही थी दूसरे देश की, तो यहाँ तो मामला गंभीर है। यहाँ पर आपको ख्याल रखना चाहिए था सीमावर्ती इलाकों के लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए। पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल और राजस्थान में, इन इलाकों में कोशिश होनी चाहिए थी प्रधानमंत्री की तरफ से। बिल्कुल भी उन्होंने उस तरफ तवज्जो देना भी ज़रूरी नहीं समझा, उनके नाम कोई संदेश भी जारी नहीं किया। तो ये प्रधानमंत्री की भूमिका क्या है? ये जिम्मेदार प्रधानमंत्री की भूमिका है क्या? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, रुका नहीं है। तो ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो आगे के ऑपरेशंस के लिए, युद्ध के लिए क्या तैयारी की जा रही है? क्या उन्होंने इस तैयारी का पूरा जिम्मा राजनाथ सिंह पर छोड़ दिया है, अजीत डोभाल पर छोड़ दिया है? क्या ये दोनों संभालेंगे पूरी रणनीति और जयशंकर कूटनीति संभालेंगे? और इनके संभालने से ही तो सारी गड़बड़ हुई है। तो क्या प्रधानमंत्री की इसमें कोई भूमिका है, या किसी दूसरे के सिर पर जिम्मेदारी रखकर वो अपनी चुनावी रैलियां करेंगे? ऐसा लगता है कि वो अपनी जिम्मेदारी नहीं मानते, या फिर उनको लगता है कि मैं दिल्ली में रहूं या न रहूं, कहीं से भी अपनी जिम्मेदारी निभा सकता हूं। लेकिन ऐसा होता नहीं, हम सब जानते हैं। ठीक है कि ऑनलाइन का ज़माना हो गया है, कम्युनिकेशन के बहुत सारे चैनल्स हो गए हैं, लेकिन आपकी उपस्थिति में जब कुछ बातचीत और योजनाएं बनती हैं, रणनीति बनती है, तो उसका दूसरा महत्व होता है। और अगर ऐसा महत्व ना होता तो फिर आपको सेना प्रमुखों से बातचीत करने की क्या ज़रूरत थी? तब भी आप कहीं घूमते रहते, रैलियां करते रहते। लेकिन आप ये नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप युद्धोन्माद पैदा कर रहे हैं देश भर में, लोगों को उकसा रहे हैं युद्ध के लिए, लड़ाई के लिए, कि आपके अंदर, आप लोगों में ये पैदा कर रहे हैं युद्ध की भावना, ताकि वो वोटों में कन्वर्ट की जा सके, डैमेज कंट्रोल किया जा सके, जो प्रधानमंत्री मोदी और उनकी छवि को और उनके सरकार की छवि को और बीजेपी की छवि को पहुंचा है। क्योंकि लेने तो जा रहे थे पीओके और उल्टे 4 दिन में ही युद्ध विराम करके वापस लौटना पड़ा। तो उसको छिपाने के लिए, उसका डैमेज कंट्रोल करने के लिए आप युद्धोन्माद पैदा कर रहे हैं। आप लोगों से कह रहे हैं कि चीनी माल का बहिष्कार करो, विदेशी माल का बहिष्कार करो। आप खुद विदेशी चश्मे, विदेशी गाड़ी, विदेशी पेन और जाने क्या क्या विदेशी इस्तेमाल करते हैं, ये तो पब्लिक में है। लेकिन निजी जीवन में आप क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? कहा जाता है कि आप इटली के मंगाए ड्राई फ्रूट्स खाते हैं। तो ये बताता है कि प्रधानमंत्री की दिलचस्पी गवर्नेंस में कितनी है। वो चुनाव जीवी प्रधानमंत्री दिख रहे हैं, लगातार दिखते रहे हैं और अभी भी दिख रहे हैं, और इस संवेदनशील मसले को भी वो चुनाव का मुद्दा बना रहे हैं। आपने उनके पोस्टर, बैनर सब देखे होंगे। किसी में वो वर्दीधारी हैं,
सैनिक की वेशभूषा में हैं। उनमें स्लोगन जो लिखे हुए हैं वो सेना और युद्ध को भुनाने वाले स्लोगन हैं। तो आपकी नीयत क्या है, इससे सब जाहिर होता है। कायदे से तो होना चाहिए कि ये सारे कार्यक्रम कम से कम 3-6 महीनों के लिए होने ही नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए कि अब मेरे लिए इस समय कोई चुनाव नहीं है, मेरे लिए देश है, देश की सुरक्षा है, देश की प्रतिष्ठा है। ये सारे बड़े मुद्दे उनके एजेंडे में होना चाहिए। फ़र्ज़ कीजिए अगर प्रधानमंत्री मोदी की जगह कोई और प्रधानमंत्री होता देश का, तो वो क्या कर रहा होता, या जो पहले प्रधानमंत्री रहे हैं उन्होंने क्या किया ऐसे मौक़ों पर, ज़रा उससे तुलना करके देख लीजिए। क्या वो प्रधानमंत्री ऐसे मौक़ों पर चुनावी रैलियों के लिए जाते थे या देश में युद्धोन्माद पैदा करते थे? नहीं करते थे। और ऐसे मौक़ों पर लोगों को बरगलाने का काम भी नहीं करते थे। प्रधानमंत्री ने विदेशी माल के बहिष्कार की अपील कर डाली है। तो प्रधानमंत्री जी, आपने चीनी माल की बात की, चीनी गणेश जी की भी बात की। आप तो बेहतर जानते हैं कि चीन से आने वाला सामान आप चाहें तो एक आदेश से बैन कर सकते हैं, आप रोक सकते हैं। ये हमारे और आम लोगों के वश में नहीं है। चीनी माल आएगा ही नहीं तो कोई खरीदेगा भी नहीं, तो बहिष्कार करने का प्रश्न क्या उठता है? क्या यहाँ कोई अंग्रेज़ों की सरकार है जिससे लड़ने के लिए हमें स्वदेशी मूवमेंट चलाना है, बहिष्कार करना है? ये तो आपकी सरकार ही इस बहिष्कार में को ठीक ढंग से अमल में ला सकती थी। बंद करवा दीजिए चीनी माल का भारत आना, सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा आप कर नहीं सकते, ऐसा करना संभव भी नहीं है, क्योंकि चीन पर भारत की इतनी अधिक निर्भरता हो चुकी है कि अगर ऐसा करने जाएंगे तो भारत के जो अभी अर्थव्यवस्था है उसको बहुत करारा झटका लगेगा। बहुत सारे भारतीय उद्योग धंधे, खासतौर पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, चीन से आने वाले रसायनों पर निर्भर करती है। क्या करेंगे आप? इनको तबाह होने देंगे या इनसे भी कहेंगे कि चीन का बहिष्कार करो, चीनी माल का बहिष्कार करो? संभव नहीं। तो साफ है कि आप जन भावनाओं से खेल रहे हैं, आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर आप ईमानदार होते तो पहला काम ये करते कि इस तरह की चीज़ों पर तो कम से कम बैन लगा सकते हैं कि मूर्तियाँ आ रही हैं, पटाखे आ रहे हैं, लाइट्स आ रही हैं, इन सब पर बैन लगा दीजिए। आप नहीं लगाएंगे आप। और तो और हम कहेंगे कि भाई आप अपने मित्र गौतम अडानी से कहिए कि वो चीन से अपना कारोबार बंद कर दें। अडानी के बहुत सारे कारोबार वहाँ चल रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि चीन हमारे लिए मुसीबत बन रहा है, चीन से आर्थिक रिश्ते रखना हमें नुकसानदेह साबित हो रहा है, और वो है, क्योंकि चीन हमसे करीब 120 अरब डॉलर का व्यापार कर रहा है हमारे साथ, और उसमें हमारा हिस्सा केवल 18-20 अरब डॉलर का है। तो बहुत असंतुलन है, ख़त्म कर दीजिए असंतुलन। नहीं संभव है, बहुत बुरी तरह से निर्भर हो चुके हम। अगर आप चीनी माल पर निर्भरता को कम करना चाहते होते सचमुच में, तो इन 11 सालों में आपने कुछ तो प्रयास किए होते। एक भी काम आप नहीं गिना सकते जिससे भारतीय इंडस्ट्री आत्मनिर्भर बनी हो, चीन पर निर्भरता उसकी खत्म हो गई हो। कोई काम आपने नहीं किया। तो अब जब सुरक्षा का मसला आया है देश का, तो आप ये हल्की फुल्की चीज़ें करके एक तरह का पाखंड कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए। और इसका भी एक अगला कदम ये है
कि ऐसे मौक़ों पर देश को विभाजित नहीं होने देना है, इसकी कोशिशें होना चाहिए। लेकिन आप उन कोशिशों को बढ़ावा देते नज़र आ रहे हैं। आपके मंत्री, उप मुख्यमंत्री, आपके नेता मुसलमानों के बारे में क्या क्या कह रहे हैं, कर्नल सोफिया के बारे में क्या क्या कहा, विक्रम मिस्री के परिवार के बारे में क्या क्या कहा। आपके बड़े बड़े नेता ये सब बकवास कर रहे हैं, जहर फैला रहे हैं, आंतरिक विभाजन कर रहे हैं, और आपका गृह मंत्री कुछ नहीं कर रहा है, चुप बैठा है। आप खुद चुप बैठे हैं, आपने किसी को रोका नहीं, एक बयान आपके मुंह से नहीं निकला। जब देश भर में पहलगाम को लेकर हिंदू मुसलमान शुरू किया गया था, तब भी आप चुप रहे। ये बताता है कि आप एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री के तौर पर व्यवहार नहीं कर रहे हैं। आप एक हिंदुत्ववादी, कट्टरवादी हिंदू प्रधानमंत्री के रूप में व्यवहार कर रहे हैं। भारत के लोकतंत्र और संविधान के हिसाब से आपका व्यवहार अनुचित है। आपने विपक्ष को भी बांट दिया। जिस विपक्ष ने पहलगाम हमले के बाद आपके सुर में सुर मिलाकर कहा था हम साथ साथ हैं, आपने उस पर हमले किए, उससे जानकारियां नहीं बांटी, उससे जानकारियां छिपाई, उससे बातचीत नहीं की। और जब सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने की बात आई तो वहाँ भी आपने तोड़फोड़ ही की, वहाँ भी आपने विश्वास कायम करके नहीं रखा, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ चुनाव और सत्ता दिखती है। देश का भविष्य, देश की प्रतिष्ठा, देश की एकता, अखंडता, देश की सुरक्षा आपके एजेंडे में बहुत नीचे है। इसीलिए सवाल उठ रहा है, और बार बार ये सवाल उठेगा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री हैं? क्या वो पारदर्शिता के साथ इस समय देश से, विपक्ष से संवाद कर रहे हैं? क्या वो झूठ नहीं बोल रहे हैं बहुत सारे मसलों पर? क्या वो विपक्ष को निशाना नहीं बना रहे हैं? क्या वो मतदाताओं को रिझाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर का बेजा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सेना का बेजा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? एक प्रधानमंत्री ऐसा नहीं करता। अटल बिहारी वाजपेयी को देख लीजिए, उन्होंने कारगिल युद्ध से कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की। इस तरह का प्रचार, इस तरह का युद्धोन्माद पैदा करने की कोशिश नहीं की। ना इंदिरा गांधी ने की, ना किसी और प्रधानमंत्री ने की, बल्कि नेहरू ने तो जवाबदेही मानते हुए संसद का विशेष सत्र भी बुलाया। आप तो भाग रहे हैं संसद से, सर्वदलीय बैठकों से भाग रहे हैं, विपक्ष से मुंह चुरा रहे हैं, केवल राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं, एकलाप करते हैं, मोनोलॉग आपकी शैली हो गई है। कोई जवाबदेही नहीं, ना आपकी ना आपकी सरकार की। तो फिर हम इसे जिम्मेदार सरकार कैसे कहें? हम इसे जिम्मेदार प्रधानमंत्री कैसे कहें? और सत्तारूढ़ दल भी अगर देश में हिंदू मुसलमान को ही बढ़ावा दे रहा है तो वो जिम्मेदार राजनीतिक दल भी कैसे माना जा सकता है? तो निष्कर्ष तो यही निकलता है प्रधानमंत्री जी, आप हमें अगर गलत साबित कर सकें तो हम बहुत खुश होंगे कि आप ऐसे क्रूशियल क्रिटिकल जंक्चर पर देश का बहुत ही ईमानदारी से नेतृत्व कर रहे हैं, जिम्मेदारी से नेतृत्व कर रहे हैं। देश को विश्वास में लेते हुए, देश के आंतरिक विभाजन को पाटते हुए, हिंदू मुसलमान की राजनीति को दरकिनार करते हुए आप देश का नेतृत्व कर रहे हैं। अगर आप ये मिसाल कायम कर सकें तो हम सब आपको सलाम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से आप ऐसा करते दिख नहीं रहे। आपको चुनाव से ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है, सत्ता में बने रहने से ज़्यादा और बड़ा आपका एजेंडा नहीं है, भले ही इसके लिए देश को बांटना पड़ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।